कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि वेलैंड यूटानिक कॉर्पोरेशन का है। साल था 2120। मिशन की दूरी थी लगभग 65 साल और ये स्पेसशिप पृथ्वी से लगभग 805 मिलियन माइल्स दूर था। एक वक्त ऐसा आता है जब सारे एस्ट्रोनॉट जागते हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, इन लोगों का मिशन था दूर किसी ग्रह पर जा करके स्पेसशिप को इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पर लाना। मतलब कि जो दूसरे ग्रह पर छोटे मोटे क्रिएचर होते हैं ना, जीव वगैरह, उन्हीं को लेकर के इन्हें वापस पृथ्वी पर आना था। इन लोगों का काम पूरा हो चुका था। ये सभी लोग वापस पृथ्वी की तरफ लौट रहे थे। इसी स्पेसशिप के अंदर हम मोरो नाम के एक साइबोर्ग को देखते हैं। यूटानिक कॉर्पोरेशन ने उसे बनाया है। वो आधा इंसान और आधा रोबोट है और वो इस वक्त इन सभी को लीड कर रहा है। जो वो ऑर्डर देगा वही इन लोगों को करना होगा। फिलहाल सभी लोग दबा के खा लेते हैं और फिर वापस से चैम्बर में जाकर के सो जाते हैं। 4 महीनों में इनका स्पेसशिप पृथ्वी पर पहुंचने वाला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोडिगी नेवरलैंड रिसर्च आइलैंड को दिखाया जाता है जो कि मेनलैंड से काफी दूर था। ये समुद्र के बीचों बीच में था। यहाँ पर हमें कृष्ण नाम के एक सिंथेटिक को दिखाया जाता है जो कि मर्सी नाम के एक छोटी बच्ची से बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसी वक्त यहाँ पर मदर सिल्विया आती है जो मर्सी को लेकर के अंदर लैब में जाती है। मर्सी की बॉडी को एक सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर करने वाले थे, यानी कि एक आर्टिफिशियल बॉडी जो उनसे बिल्कुल अलग होगी। हाँ, लेकिन उसकी सोच, उसका दिमाग, हर एक चीज उसके अंदर होगा। यहाँ पर हम कैवेलियर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस पूरे जगह का मालिक है, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि इस चीज की शुरुआत उसी ने की है। एक छोटे से प्रोसेस के बाद मर्सी का ब्रेन उसके सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। वैसे एक बात ये भी बता दूं कि मर्सी को कैंसर की बीमारी है, वो मर रही है, इसलिए उसने खुद ये डिसाइड किया है कि वो ये करेगी। इस कॉर्पोरेशन का काम ही यही था कि जिन बच्चों के पास जीने का कोई ऑप्शन नहीं है उन्हें ये ऑप्शन देना। उनकी सोच, उनकी ब्रेन एक नई सिंथेटिक बॉडी में जिंदा हो जाती है। वो काफी स्ट्रॉन्ग, फास्ट और अमर हो जाते हैं। सिंथेटिक बॉडी में आने के बाद मर्सी को काफी अच्छा फील हो रहा था। नए शरीर के साथ उसका नाम वेंडी रख दिया जाता है। वेंडी नाम भी काफी बेहतर था, लेकिन मैं उसे मर्सी ही बोलूंगा। जब मर्सी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट काफी अच्छे तरीके से हो जाता है तब ये लोग और बच्चों को लेकर के आते हैं। ये सारे बच्चे किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। मर्सी इन बच्चों को बताती है कि इस प्रक्रिया के बाद वो काफी फास्ट, स्ट्रॉन्ग और अमर हो जाएंगे। मर्सी को काफी बेहतर देख करके ये बच्चे काफी मोटिवेट होते हैं। इसी वजह से ये बच्चे इस प्रक्रिया को करने में आनाकानी नहीं करते हैं। एक एक करके ये सारे बच्चे इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सभी बच्चों को एक नई सिंथेटिक बॉडी मिल जाती है। इसके बाद हमें यूटानिक कॉर्पोरेशन के उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो पृथ्वी की तरफ आ रही थी। इसमें कोई क्रिएचर आजाद हो गया था और वो स्पेसशिप में हर तरफ भाग रहा था। कमांड रूम में जा करके मोरो अपने कमांडर के पास कुछ मैसेज भेज रहा था। उसी वक्त गेट पर उसकी एक क्रू मेंबर आती है जो काफी घबराई हुई थी। वो मोरो से गेट खोलने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो गेट को नहीं खोलता। अगले ही पल उसके करीब एक एलियन आता है जो उस पर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद वो गेट खोल करके अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी मोरो एक हैच खोलता है और उसके अंदर जाकर के छुप जाता है, जिसकी वजह से एलियन उसे नहीं मार पाता। स्पेसशिप क्रैश होने के लिए ही पृथ्वी की तरफ जा रही थी। इसके बाद हमें जॉय नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो प्रोडिगी के लिए ही काम करता है। वो बचाव दल में है, इसलिए उसके साथ में हमेशा फोर्स रहती है। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि मर्सी कैमरे के जरिए उसे देख रही है। दरअसल जॉय उसका भाई है और वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अपने भाई से मिल नहीं सकती है क्योंकि वो सबकी नजरों में मर चुकी है। यहाँ तक कि उसके भाई को भी पता है कि मर्सी मर चुकी है। जब वो अपने दोस्तों के साथ टेरेस पर ट्रेनिंग कर रहा था तो उसी वक्त आसमान में इन्हें एक स्पेस क्राफ्ट दिखाई देता है जिसे आपने कुछ समय पहले देखा, जो पृथ्वी की तरफ आ रही थी। इस सिटी पर आने के बाद वो एक बिल्डिंग में जाकर के बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। इसके बाद जॉय अपनी पूरी टीम को लेकर के उस क्रैशिंग पॉइंट पर जाने लगता है लोगों को बचाने के लिए। एक स्पेस क्राफ्ट की वजह से पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुका था। जॉय अपनी टीम के साथ लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये लोग उस स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं। यहाँ पर जॉय अपनी टीम के साथ क्रू मेंबर को बचाने के लिए स्पेसशिप के अंदर जाने लगता है। फिलहाल इन लोगों को नहीं पता है कि स्पेसशिप के अंदर क्या हुआ है। इसके बाद हम मोरो को देखते हैं जो हैच को तोड़ करके बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तब उसे मालूम चलता है कि इस पूरे स्पेसशिप में वो अकेला बचा हुआ था। उसके सारे क्रू मेंबर मारे गए। जिन स्पेसशिप को लेकर के ये लोग आ रहे थे उन्होंने ही इन पर हमला करके इन्हें खत्म कर डाला। इधर हमें मर्सी को दिखाया जाता है जो टेस्ट दे रही थी। अचानक जब उसकी नजर टीवी पर पड़ती है तब उसे इस स्पेस क्राफ्ट के क्रैश के बारे में पता चलता है। उसे पता था कि उसका भाई यहाँ पर जरूर गया होगा क्योंकि वो बचाव दल टीम का हिस्सा था, लेकिन वो अपने भाई को वहाँ पर देख करके काफी चिंतित हो जाती है।
इसीलिए वो कैवेलियर के पास जाती है और उनसे बात करती है, जो उससे कहती है कि हम सभी बच्चों को वहाँ भेज दो, हम लोगों की मदद करेंगे और उन्हें बचाएंगे। कैवेलियर को पता है कि हालात बहुत खराब है, इन बच्चों को वहाँ भेजना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन बच्चों का टेस्ट लेने के लिए इन्हें वहाँ पर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिस के साथ ये सारे बच्चे क्रैशिंग पॉइंट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बचाव दल टीम स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद अलग अलग हो गई थी। दो आदमी गलती से लैब के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उन क्रिएचर्स को रखा गया था और लैब के अंदर ढेर सारे क्रू मेंबर्स की लाशें पड़ी हुई थी। इसकी खबर देने के लिए जब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो उसी वक्त इनके पीछे मोरो आ जाता है, जो कि इन्हें पकड़ने के बाद इनके पास से हथियार ले लेता है और इन्हें लैब के अंदर ले जाने के बाद दोनों को बांध देता है। दरअसल मोरो को लग रहा था कि ये सभी घुसपैठिए हैं और ये सभी लोग स्पेसिस को चुराने के लिए आए हैं। आधा रोबोट होने के नाते उसे बस इतना कमांड दिया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर हाल में क्रिएचर्स को वापस लेकर के आना है। इसलिए वो किसी के जान की परवाह किए बगैर इन क्रिएचर्स को अपने मालिक के पास ले जाना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मर रहा है, वैसे भी उसके सारे क्रू मेंबर मारे जा चुके हैं। इधर जॉय अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सारे क्रू मेंबर चैम्बर में सो रहे थे, लेकिन ये लोग देखते हैं कि सारे क्रू मेंबर हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। शरीर पर लगे घाव को देख करके ये लोग समझ जाते हैं कि इन पर किसी जीव ने हमला किया है। इसके बाद हमें उन दोनों आदमियों को दिखाया जाता है जिसे मोरो ने लैब में बांध दिया था। अचानक से इन दोनों के ऊपर एक कीड़ा आ जाता है। वैसे देखने में तो वो काफी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वो इन पर हमला करके इनके शरीर के सारे खून को चूस लेता है। इधर जॉय अपने दो खास दोस्तों के साथ बिल्डिंग के नीचे जा रहा था और लोगों को बचाने के लिए। वैसे तो बीच में बिल्डिंग टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके दोनों दोस्त बिल्डिंग को पार कर लेते हैं और जब जॉय की बारी आती है तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो एलियन है। एलियन से बचने के लिए वो जैसे यहाँ से छलांग लगाता है तो गलती से नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे करके वो भागते हुए लिफ्ट के अंदर जाता है और फौरन लिफ्ट को बंद कर देता है। फिलहाल अभी के लिए उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो सुरक्षित नहीं था। आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी क्रिस अपनी टीम को लेकर के यहाँ पर आकर पहुँच जाता है। यहाँ पर बचाव दल पहले से थी, इसलिए क्रिस जाकर के उनसे बात करता है। इस दौरान मर्सी कैमरे के जरिए अपने भाई को ढूंढ रही थी। वो अपने भाई को एक लिफ्ट में देखती है और जब उसे मालूम चलता है कि वो कौन से फ्लोर पर है तब वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें कैवेलियर को दिखाया जाता है। यूटानी कॉर्पोरेशन की जो मालकिन है उसने उसके पास कॉल किया था। चियावा उससे कहती है कि वो स्पेसशिप हमारा है, इसलिए हम वापस से उसे लेना चाहते हैं। इसके बदले में तुम्हें जितना भी खर्च चाहिए, जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है, वो सब हम भरने के लिए तैयार हैं। जिस पर कैवेलियर उससे कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है हमारे कितने लोग मारे गए। मेरी एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। भले ही वो स्पेसक्राफ्ट तुम्हारा है, लेकिन अब वो मेरे प्रॉपर्टी पर है तो वो मेरा हुआ। तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसके बाद कैवेलियर अपने चीफ थॉमस से कहता है कि उस स्पेसशिप के अंदर जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए। वो ऑर्डर देता है, इसलिए क्रिस अपनी पूरी टीम को लेकर के स्पेसशिप के अंदर जाता है। इन लोगों को स्पेसशिप के अंदर जो कुछ भी मिलता उसे इकट्ठा करना था। जैसे ही ये लोग लैब में पहुंचते हैं तो इन्हें दो आदमी दिखाई देते हैं जो मर चुके थे। उस अजीब से कीड़े ने सारा खून चूस लिया था। इसके बाद लैब के अंदर इन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है। उसकी आंखों से एक आंख वाला क्रिएचर बाहर निकलता है और वो अमेलिया पर हमला कर देता है। दरअसल वो एक इंसानी आंख के अंदर जाना चाहता था, लेकिन शुक्र था कि ये लोग उसे काबू में कर लेते हैं, उसे एक सामान से ढक देते हैं। इधर मर्सी अपने एक दोस्त आरुस के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां पर क्रिएचर ने उसके भाई पर हमला किया था। वो उस लिफ्ट तक पहुंच चुकी थी जिसमें उसका भाई था, लेकिन उसका भाई लिफ्ट में नहीं था क्योंकि वो नीचे के फ्लोर पर जा चुका था। और यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। नीचे के फ्लोर पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। ये दोनों इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लोग उनकी बात नहीं मानते। इन्हें पता नहीं था, लेकिन वो एलियन काफी समय से यहीं पर था। मौका देख करके वो जॉय के दोस्त पर हमला कर देता है। इसके बाद वो अंदर जाता है और जो लोग पार्टी कर रहे थे उन सबको खत्म कर देता है। जॉय अंदर जाकर के देखता है तो हर कोई मारा जा चुका था, कोई भी जिंदा नहीं था। अगले ही पल वो क्रिएचर जॉय के ऊपर भी हमला कर देता है। वो उसे करीब आकर के जैसे उसे मारने की कोशिश करता है तो उसी वक्त यहाँ पर मोरो आ जाता है, जो उस क्रिएचर को हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद वो जॉय के ऊपर हमला करके उसे भी जख्मी कर देता है। उसके पास कोई गन था जिससे वो उस एलियन को थैली की तरह पैक करता है और फिर उसे यहाँ से लेकर के जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट पर पहुँचता है तो उसी वक्त यहाँ पर फोर्स आ जाती है, जो मोरो से पूछती है कि इसमें तुम क्या लेके जा रहे हो भाई, ये तो जिंदा है। हालांकि मोरो कहता है कि तुम्हें इस चीज से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसकी
बात कोई नहीं मानता और अगले ही पल सबका काम तमाम हो जाता है। वो मोरो के इतना करीब था कि वो उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे मारता नहीं है, वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें क्रिस को दिखाया जाता है जब वो लैब के डाटा को चेक करते हैं, तब उन्हें इन स्पीशीज के बारे में मालूम चल जाता है और उन्हें नीचे के कंपार्टमेंट में कुछ अंडे भी दिखाई देते हैं। इधर मर्सी जब अपने भाई को ढूंढते हुए नीचे जाती है तब वो अपने भाई को बेहोशी की हालत में देखती है। जब उसे होश आता है तब वो अपने सामने मर्सी को देखता है जो उसे बताती है कि हम प्रोडिकी के लिए काम करते हैं और हम बचाव दल टीम से हैं, लेकिन वो अपने बारे में अपने भाई को नहीं बताती है। हाँ, लेकिन वो अपने भाई से मिल करके काफी खुश थी। इसके बाद जब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं तब रास्ते में आरुस उसके भाई को बता देता है कि यही तुम्हारी बहन है। वो एकदम से शोक में रह जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन मर चुकी है, लेकिन फिर मर्सी उसे बताती है कि हाँ ये सच है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। उन्होंने मेरी यादों के साथ इस शरीर में मुझे जिंदा कर दिया है। ये टॉप सीक्रेट है और हम वापस घर भी नहीं जा सकते थे। जोए को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी बहन खड़ी है और वैसे भी इस रूप में उसे यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब वो मर्सी से कुछ सवाल पूछता है जो सिर्फ इन दोनों के बीच में हुई थी तब उसे यकीन हो जाता है कि सच में ये उसकी बहन है। भले ही शरीर सिंथेटिक है लेकिन याददाश्त ब्रेन उसकी बहन का है। इसके बाद ये लोग उस कंपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर अंडों को रखा गया था। यहाँ पर आते ही अचानक से मर्सी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें उसके कानों में चुभ रही थी क्योंकि उसने कभी भी ऐसी आवाजें सुनी नहीं थी। इन लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो एलियन इसी जगह पर बैठा हुआ था और उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो जोए पर हमला कर देता है। उसे अपने साथ लेकर के वो ग्राउंड फ्लोर पर चला जाता है। वो आरुस को इन्हीं अंडों के पास रहने के लिए बोलती है और फिर वो अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है। लैब में जितने भी स्पीशीज मौजूद थे उन सभी को इन लोगों ने ले लिया था और अब ये लोग उसे लेकर के यहाँ से निकलने वाले थे। हालांकि ऐसा करना गैर कानूनी था क्योंकि इन पर इनका कोई हक नहीं है, लेकिन कैवेलियर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑर्डर देता है और सभी लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम मर्सी को देखते हैं जो अपने भाई को बचाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। उसे एक कंटेनर में रखा गया था और वो बिल्कुल सही सलामत था। जैसे ही वो अपने भाई को छुड़ाती है तो उसी वक्त यहाँ पर एलियन आ जाता है। जैसे ये लोग यहाँ से निकलने वाले थे तो उसी वक्त वो जोए पर हमला कर देता है, लेकिन वो जोए को मारता उसी समय मर्सी आकर के उसे पकड़ लेती है। उसके अंदर इतनी ताकत तो थी कि वो उस एलियन को घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ लेकर के जाने लगती है। जैसे ही वो उसे लिफ्ट के अंदर फेंकती है तो उसी वक्त जोए गेट को बंद कर देता है, लेकिन तभी वो एलियन अपनी पूंछ से मर्सी को पकड़ लेता है और उसे भी लिफ्ट के अंदर खींच लेता है। उसी वक्त गेट बंद हो जाता है और उसकी बहन उस एलियन के साथ अंदर फंस जाती है। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके जोए गेट को खोलता है। वो देखता है कि उसकी बहन ने उस एलियन को खत्म कर दिया है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान उसकी बहन भी काफी जख्मी हो गई थी। वो डैमेज होकर के जमीन पर गिर पड़ती है। उसका भाई उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। इधर हम आरुस को देखते हैं जो अपने दोस्त चार्ली के साथ उस अंडे पर नजर रख रहा था। अचानक से पता नहीं कहां से यहाँ मोरो आ जाता है। इन्हें देखते ही इनके हरकतों से मोरो को पता चल जाता है कि ये बच्चे हैं और इन्हें सिंथेटिक बॉडी में डाला गया है, इसलिए वो इनसे डरता नहीं है बल्कि इनसे कहता है कि ये अंडा मेरा है और मैं इसे यहाँ से लेकर के जाना चाहता हूँ। मोरो को देखने के बाद दोनों वैसे भी डरे हुए थे, वो यहाँ से निकल रहे थे। उसी वक्त मोरो अपने उंगलियों से एक डिवाइस निकालता है और फिर वो अचानक से आरुस को पकड़ने के बाद धीरे से उसके गले पर लगा देता है। ये डिवाइस उसके शरीर के अंदर जा चुका था, लेकिन आरुस को इस बारे में पता नहीं था। खैर उसी समय यहाँ पर क्रिस आ जाता है जो मोरो से कहता है कि यहाँ पर जो भी चीजें पड़ी हुई हैं अब वो हमारी हो चुकी हैं, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप तुम खुद को हमारे हवाले कर दो या फिर यहाँ से चले जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोरो आधा इंसान था और आधा रोबोट। वो जैसे ही अंडों के करीब जाता है तो अचानक से अंडों का मुंह खुलने लगता है, क्योंकि इन अंडों में जो जीव थे ना उन्हें इंसानी शरीर की जरूरत थी। अगर मोरो समय रहते यहाँ से भागता नहीं तो वो इन जीवों से इन्फेक्टेड हो जाता। इसी वजह से वो यहाँ से भाग जाता है। सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद ये लोग उसे कार्गो में रखते हैं और फिर यहाँ से लेकर के आइलैंड पर चले जाते हैं। इन सारे स्पेसीज को ले जा करके क्रिस अपने लैब में रख लेता है, क्योंकि वो धीरे धीरे इन पर रिसर्च करने वाला था। कैवेलियर इन सारे स्पेसीज को देखने के बाद काफी हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही वो अंडे के करीब जाता है तो उसी वक्त वो अपना मुंह खोलने लगता है, इसीलिए क्रिस तुरंत उसे गेट के बाहर भेज देता है। वो उसे बताता है कि इंसान का अंदर रहना खतरनाक साबित हो सकता है,
इन्हें खुद को विकसित करने के लिए इंसान के शरीर की जरूरत होती है। कैवेलियर उसे इंचार्ज बना देता है और उससे कहता है कि तुम इस पर अच्छे से जांच करो। इसके बाद हमें मोरो को दिखाया जाता है जो एक फोन लेने के बाद कॉरपोरेशन में कॉल करता है। उसकी बात चियावा से होती है जो उसे कहती है कि मेरे क्रिएचर कहाँ पर हैं, जिस पर मोरो उनसे कहता है कि मेरा काम था उसे पृथ्वी पर लाना और मैं उसे पृथ्वी पर ला चुका हूँ और जिसने उसे हथियाया है मैं उससे छीन करके आपको लाकर वापस दूंगा। ये काम पूरा कर लेने के बाद ही मैं आपसे मिलूंगा। मैं हर हाल में वो सारे क्रिएचर हासिल करके रहूंगा। इसके बाद हमें आरुस को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसको सुन करके वो थोड़ा शोक में हो जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था। तो आवाज कहाँ से आ रही थी? वो आवाज मोरो की थी जो उससे बात कर रहा था। हालांकि आरुस उससे पूछता भी है कि आखिर तुम उससे बात कैसे कर पा रहे हो। उसे पता नहीं था लेकिन उसके गले में जो डिवाइस लगा हुआ है ना उसी की मदद से मोरो उससे बात कर पा रहा था। वो आरुस से कहता है कि ये सब जानकर क्या करोगे, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। वैसे तो आरुस है तो एक बच्चा ही, इसलिए वो मोरो के मीठी मीठी बातों में आ जाता है। वो भी मोरो से बातें करता है, उसे अपना असली नाम बताता है और बात करते करते ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हमें जोय को दिखाया जाता है। वो भी काफी जख्मी हो गया था। उसे भी उठाकर आइलैंड पर लाया गया था और यहाँ पर उसकी सर्जरी हो रही थी। उसके फेफड़ों में कोई समस्या थी। दूसरी तरफ मार्सी को भी रिपेयर कर दिया जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो उसे फिर से अजीब सा आवाज सुनाई देता है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाती है। इधर हम क्रिस को देखते हैं जो अपने लैब में उस अंडे के ऊपर रिसर्च करने वाला था। उस अंडे को काटने के बाद अंदर जो जीव था उसे वो बाहर निकालता है। इन जीवों की आवाज ही शायद मार्सी को सुनाई दे रहा था। इनकी आवाजों से उसके कानों में काफी तकलीफ हो रही थी। आवाज का पीछा करते हुए वो लैब में आकर पहुंच जाती है। इन आवाजों की वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है। क्रिस ने उस अंडे में से एक छोटा सा जीव निकाला और उसे पानी में डाल दिया। इसके बाद वो उस जीव को ले जा करके एक बड़े से ग्लास में डाल देता है जिसमें एक इंसान का जीता जागता लंग्स था। मार्सी को फिर से रिपेयर करके ठीक किया जाता है। जब उसे होश आता है तब मार्सी से पूछा जाता है कि आखिर उसे हो क्या रहा है, वो बेहोश क्यों हो गई। तब वो इन्हें बताती है कि उसे बहुत अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। ऐसी आवाजें उसने कभी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आवाजें किसी दूसरे प्लेनेट की है। क्रिस अपने लैब में रिसर्च कर रहे थे। जब मैं अंदर गई तो उन आवाजों को सुन करके वहीं पर गिर पड़ी। दरअसल ये आवाजें उन स्पेसीज की थी, उन क्रिएचर्स की थी जिन्हें यहाँ पर लाया गया था। कैवेलियर को जल्द ही मालूम चल जाता है कि वो इन जीवों से कांटेक्ट कर सकती है, वो इनसे बात भी कर सकती है। जो आवाजें मार्सी को सुनाई दे रहा था उन आवाजों को वो सुनना चाहता था। वो अपने मुंह से बिल्कुल वैसी ही आवाजें निकालती है जो आवाजें उसके कानों में जा रही थी, बिल्कुल उसी एलियन और क्रिएचर की तरह। कैवेलियर के लिए ये इन्वेंशन काफी काम का था। इनके जाने के बाद वो थॉमस से कहता है कि मार्सी के भाई को कोई काम दे दो ताकि वो यहाँ से जाए ना। अगर वो अपनी बहन के साथ में रहेगा तो हमारा काम आसान हो सकता है। इसके बाद हम आरुस को देखते हैं जो अपने दोस्तों से थोड़ा दूर रहने लगा था क्योंकि अब वो मोरो से बात करने लगा था और उसे अपना दोस्त बना लिया था। वो आरुस से कहता है कि तुम्हारी टीम ने जो अंडा चुराया है वो मेरा है। दूसरों का सामान चुरा लेना ये बुरी बात है, इसलिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम्हें उसमें से एक अंडा मुझे ला करके देना होगा। तुम मेरे दोस्त हो और तुम ही ये काम कर सकते हो क्योंकि तुम बहादुर हो। ऐसी वैसी बातें करके वो आरुस को मना रहा था और वो कहता भी है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। वैसे इन दोनों को नहीं पता था लेकिन इनके बीच में जो बातें हो रही थी उसे क्रिस सुन रहा था। दरअसल इन सारे बच्चों में शुरू से ही ट्रैकर लगाया हुआ है और उसी ट्रैकर की मदद से वो उन दोनों की बातें सुन रहा था और मोरो ने जो ट्रैकर लगाया था उसे क्रिस ने देख भी लिया था, इसीलिए उसे शक हुआ और अब वो इन दोनों की बातें सुन रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि आखिर आरुस क्या करेगा। एक प्रकार से ये टेस्ट है। जब आरुस कमरे में जाता है तब वो क्रिस को देखता है। क्रिस उसके कमरे में गया था ये सोच करके कि आरुस उसे कुछ बता देगा, लेकिन वो क्रिस को कुछ भी नहीं बताता है। इधर कैवेलियर ने जांच के लिए एक भेड़ को बकरा बनाया था। उसे केज में बंद करने के बाद इसमें उस आंख वाले क्रिएचर को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वो भेड़ के करीब जाने के बाद उस पर हमला करता है और उसकी आंखों को निकालने के बाद वो उसकी जगह पर खुद को सेट कर लेता है। इस तरह से वो क्रिएचर खुद को उस भेड़ के अंदर जीवित कर लेता है। वो इन्हें देख रहा था, इनकी बातें सुन रहा था। इसके बाद थॉमस जा करके जोय से बात करता है। वो जोय को बताता है कि हमला होने की वजह से तुम्हारा लंग्स खराब हो गया था, तुम्हारे शरीर में हमने एक नया लंग्स डाला है। अगर तुम उसका हर्जाना भरना चाहते हो तो यहाँ से बाहर निकल करके कमा कर वो भर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें हर्जाना भरने की
जरूरत नहीं है, इसके बदले में तुम यहाँ पर रह करके हमारी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। जिस पर जॉय कहता है कि मैं अपनी बहन को लेकर के यहाँ से निकल जाऊंगा। थॉमस उसे बताता है कि हमने हर एक बच्चे पर 600 करोड़ रुपए लगाए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से किसी को भी लेकर के यहाँ से जा सकते हो? वो सारे बच्चे अब हमारी प्रॉपर्टी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें यहाँ से न निकाला जाए, तुम्हें अपनी बहन से दूर न किया जाए, तो यहाँ पर रह करके हमारे लिए काम करो। वो अपनी बहन को दोबारा नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसके कुछ दोस्तों को भी लाया गया था ताकि वो साथ में मिल करके काम कर सके। इसके बाद कैवेलियर जा करके मार्सी से मिलता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे भाई का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए हम उसे यहाँ से वापस भेज रहे हैं। जिस पर मार्सी कहती है कि वो तुम्हारे बहुत काम आ सकता है, उसे यहाँ पर रहने दो, उसका दिमाग बहुत तेज है, वो तुम्हारे लिए कोई भी काम कर सकता है। जिसके बाद कैवेलियर उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई को यहाँ से न भेजूं, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तुम्हें उन एलियन से, उन क्रिएचर से बात करनी है और वो डाटा मुझे देना है। जिस पर मार्सी कहती है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ और मेरा भाई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इधर हम आरुस को देखते हैं जो गेट खोल करके लैब के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त आइजैक आ जाता है। जब वो पूछता है तो आरुस झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आ रहा था। वो काफी डरा हुआ था और घबराया हुआ भी था, इसलिए वो यहाँ से वापस चला जाता है और जा करके मोरो से बात करता है। वो मोरो को बताता है कि वहाँ पर गार्ड है, सिक्योरिटी कैमरा है, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। जिस पर मोरो उससे कहता है कि मुझे पता था तुम यही नाटक करोगे। वैसे फिलहाल मैं तुम्हारे घर पर आया था तुम्हारी माँ से मिलने के लिए, और कुछ ही समय में तुम्हारा बड़ा भाई भी आने वाला है। इतना सुनते ही आरुस काफी डर जाता है। इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी उसे क्रिस भी सुन रहा था। मोरो उससे कहता है कि अगर तुम मेरा काम पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगा। ये करना बहुत आसान है। अगर तुम वो अंडा नहीं ला सकते तो उस अंडे के पास एक इंसान को लेकर जाओ। उस अंडे में से एक जीव निकलेगा जो उस इंसान के मुंह पर चिपक जाएगा। सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए तुम उस इंसान को छुपा देना, और जब वो जीव उसके मुंह से नीचे गिर जाएगा तब तुम उसे लेकर के मेरे पास आ जाना। जिस इंसान को लेकर तुम जाओगी उसे कुछ भी नहीं होगा। बस इतना काम करना है। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। जल्दी से सोच लो तुम किस इंसान को उस अंडे के पास ले जाना चाहते हो। इधर बाकी के दोस्त जब एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता रहे थे तो उसी वक्त यहाँ पर आरुस आता है। जैसे ही वो यहाँ पर जॉय को देखता है तो भड़क जाता है। वो कहता है कि हम में से तो कोई भी अपने भाई, अपनी बहन, माँ से नहीं मिल सकता, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर ये अपने भाई को यहाँ पर रख सकती है तो हम क्यों नहीं रख सकते? उसकी बातें सुन करके उस पर कुछ लोग सहमत भी थे। वैसे एक बात तो क्लियर थी, वो जॉय को निशाना बनाना चाहता था। वो उसे उस अंडे के पास ले जाना चाहता था। इसके बाद हम मार्सी को देखते हैं जो कि उस जीव से बातें कर रही थी, जो उस लंग्स के अंदर था। वो उसके लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो ग्लास तोड़ करके बाहर आ जाता है। वैसे तो वो मार्सी के काफी करीब था, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करता। मार्सी उस एलियन के करीब भी जाती है और उसे अपने हाथों से टच भी करती है, लेकिन वो उसे चोट नहीं पहुंचाता। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि काफी समय से क्रिस उसे देख रहा था। पार्ट 2 के शुरुआत में हमें यूटानिक कॉर्पोरेशन का स्पेसशिप दिखाया जाता है। यूटानिक कॉर्पोरेशन का जो स्पेसशिप है वो 17 दिनों में अर्थ पर पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले ही स्पेसशिप में कोई समस्या आ जाती है, इसीलिए मोरो को स्लीपिंग चेम्बर से उठा दिया जाता है। जब वो लैब में जाता है तब उसे मालूम चलता है कि 2 क्रू मेंबर पर एलियन जीव ने हमला कर दिया है। वो एलियन जीव इनके चेहरे पर चिपके हुए थे। उस जीव को हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मोरो इनसे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। तब चिबोजा उसे बताती है कि स्पेसशिप में आग लग गई थी। ये दोनों जब आग को बुझाने के लिए गए थे तो उसी वक्त वो एलियन जीव इनके चेहरे पर चिपक गया। किसी ने अंडे वाले पोर्ट को खुला छोड़ दिया था। मोरो को ये कोई दुर्घटना नहीं लगती है, वो समझ जाता है कि कोई गद्दार है। इसके बाद इन क्रू मेंबर्स को वापस से ले जा करके इनके चेम्बर में सुला दिया जाता है। मोरो जा करके उस अंडे वाले पोर्ट को देखता है जो कि खुला हुआ था। दरअसल वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। वो जा करके कैमरे को भी चेक करके पता लगाता है। कैमरे में साफ दिख रहा था कि जब वे दोनों आग को बुझा रहे थे तो उसी वक्त अंडे में से वो छोटा सा जो निकल करके उन पर अटैक कर दिया। इसके अलावा तो कैमरे के फुटेज में और कुछ नहीं था। कुछ समय के बाद अचानक से स्पेसशिप के फ्यूल वाले एरिया में धमाका होता है। उस धमाके की वजह से ही फ्यूल खत्म होने लगता है, जिसका साफ मतलब ये था कि स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड करवाना बहुत मुश्किल होने वाला है। दरअसल बात ऐसी थी कि जिन क्रू मेंबर के चेहरे पर वो एलियन जीव चिपके हुए थे ना, वो जीव उनके शरीर से बाहर आ गए थे और वो यहाँ से भाग चुका था। अब वो क्रिएचर इनके स्पेसशिप में खुला घूम रहा था और शायद उसी क्रिएचर ने इनके फ्यूल टैंक में धमाका किया। दूसरी तरफ हम लैब के अंदर एक
एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो इन छोटे क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इस बीच एक छोटा सा जीव धीरे से क्यूब को ओपन कर लेता है। आंख वाला क्रिएचर उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। वो जानबूझ करके साइंटिस्ट का ध्यान भटका देता है। वो जैसे ही क्यूब को रखने के लिए जाती है तो उसी वक्त वो छोटा सा जीव बाहर आ जाता है। धीरे से वो पानी की बोतल में जा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देता है। इसके बाद वो साइंटिस्ट के ब्रेड में जा करके बैठ जाता है। इधर वो जो साइंटिस्ट थी वो क्यूब को लॉक तो करती है लेकिन वो लॉक नहीं होता। लाइट ग्रीन होनी चाहिए थी लेकिन वो अभी भी रेड था। उसका ध्यान उस पर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसी वक्त उसका दोस्त लैब में आ जाता है और वो ब्रेड के अंदर उस छोटे से जीव को देख लेता है। वो उसे उठाता है और वापस से क्यूब में डाल देता है। इसके बाद ये लोग उस क्यूब को अच्छे से लॉक कर देते हैं। मोरो ने एक मीटिंग के लिए सबको बुलाया था इसलिए ये लोग जाने लगते हैं। वो साइंटिस्ट अपना बोतल लेती है और फिर यहाँ से जाने लगती है। इस चीज पर वो ध्यान नहीं देती है कि क्यूब लॉक नहीं है। वो जो आंख वाला छोटा सा क्रिएचर था ना वो बड़ा चालाक था। उसे इस बात की भनक लग जाती है और वो बार बार क्यूब को नीचे गिराने की कोशिश करता है। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांच टूटते ही अब वो आजाद हो चुका था। दूसरी तरफ मीटिंग में स्पेसशिप की प्रॉब्लम के बारे में इन्हें बता दिया जाता है। फ्यूल टैंक में कोई समस्या हो गई है। अब ये स्पेसशिप सिर्फ गैस पर चल रही है। समय रहते हम इस स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मॉरिस बैठा हुआ था वो अपना नाश्ता करने लगता है और फिर पानी पीने के लिए वो साइंटिस्ट के बगल में रखे बोतल को लेकर के पानी पीने लगता है। इस छोटी सी चीज की वजह से उस पर कितनी भारी संकट आने वाली है इस बारे में उसे नहीं पता था। इसके बाद मीटिंग समाप्त होती है और फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब मॉरिस अपने दोस्त सैमुअल के साथ काम कर रहा था तभी अचानक से मॉरिस के पेट में दर्द होने लगता है। वो खून की उल्टी करता है और जमीन पर गिर करके बेहोश हो जाता है। इधर चिबोजा और वो साइंटिस्ट जब लैब में जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वो आंख वाला छोटा क्रिएचर आजाद हो चुका है। ये लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसलिए धीरे से हैच खोल करके लैब से बाहर चले जाते हैं। इधर मोरो जा करके सारे क्रू मेंबर के ड्यूटी अटेंडेंस वाले वीडियो को देख रहा था। सुबह में काम शुरू करने से पहले हर किसी को वीडियो बनाना पड़ता था। वीडियो के दौरान मोरो को उस गद्दार के बारे में मालूम चलता है। वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि पेट्रोविच था जो इनका ही एक क्रू मेंबर है, लेकिन वो कैवेलियर से बात कर रहा था। वो कैवेलियर से कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक नई बॉडी चाहिए। कैवेलियर कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा लेकिन सबसे पहले मुझे वो मॉन्स्टर ला कर दो। मतलब कि इसी बंदे की वजह से कैवेलियर के इलाके में स्पेसशिप क्रैश हुआ। खैर अब जैसे कि मोरो को पता चल चुका था कि गद्दार कौन है, वो जा करके स्लीपिंग चेम्बर में पेट्रोविच को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिसका मतलब ये था कि वो जागा हुआ है और स्पेसशिप में कहीं घूम रहा है। मॉरिस जब बेहोश हुआ तो उसकी जांच करने के लिए ये लोग उसे लेकर के लैब में आते हैं। जांच करने के बाद इन्हें मालूम चला कि उसके शरीर के अंदर से ब्लड लॉस हो रहा है। उसके शरीर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे जो खून को चूस रहे थे। ये लोग उसके शरीर के अंदर से उस कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उसी वक्त वो कीड़े गैस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके आंख नाक कान से खून निकलने लगता है। ये लोग जल्दी से लैब को लॉक करके क्वारंटाइन कर देते हैं। इनके सामने ही इनके 3 क्रू मेंबर की मौत हो चुकी थी। चिबोजा की हालत खराब हो चुकी थी। मोरो कहता है कि हमारे बीच एक गद्दार है और एक क्रिएचर खुला घूम रहा है। हमें फौरन जा करके सारे क्रू मेंबर को जगाना होगा। उनके हेल्प के बिना हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। मोरो अपने एक दोस्त के साथ बाकी के क्रू मेंबर को जगाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पेट्रोविच इनके सामने आ जाता है और इन पर फायरिंग करता है। फायरिंग के दौरान मोरो के दोस्त को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। इस बार मोरो घूम करके जाता है और पीछे से पेट्रोविच पर अटैक कर देता है। मरने से पहले पेट्रोविच उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन इस स्पेसशिप को नहीं रोक पाओगे। दूसरी तरफ हमें चिबोजा को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के मरने का शोक मना रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक जीनोमॉर्फ आ जाता है। ये वही क्रिएचर है जो इनके क्रू मेंबर के चेहरे पर चिपका हुआ था। हैरान कर देने वाली बात ये है कि आखिर ये इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया। चिबोजा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी जान बचा करके भागने लगती है। जीनोमॉर्फ उसका पीछा करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। वो भाग करके कंट्रोल रूम में जाती है और हैच को बंद कर देती है। यहाँ पर वो सैमुअल को देखती है जो शांति से एक कोने में खड़ा हुआ था। दरअसल वो जो आंख वाला क्रिएचर था ना वो उसके अंदर आ गया था। वो चिबोजा पर हमला करने ही वाला था लेकिन तभी अंदर जीनोमॉर्फ आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर चिबोजा को जैसे मौका मिलता है तो वो धीरे से निकल लेती है। फाइट के दौरान सैमुअल पर हमला होता है और वो मारा जाता है। चिबोजा भागते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाती है जहाँ पर मोरो पहले से ही बैठा हुआ था। वो बार बार गेट को खोलने के लिए कहती है लेकिन वो गेट को नहीं खोलता। अगले ही पल
जीनोमॉर्फ उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो हैच को तोड़ करके जैसे ही अंदर आता है तो उसी वक्त मोरो स्लीपिंग चेम्बर के अंदर जा चुका था। इस तरह मोरो बच जाता है, बाकी सब स्पेसशिप पर मारे जाते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हमें मोरो को दिखाया जाता है जो कि चियावा से कहता है कि मैं सही सलामत आपके स्पेसशिप को पृथ्वी पर ले आया। भले ही वो कैवेलियर के हाथों में है, लेकिन मैं आपके मॉन्स्टर को ले आऊंगा। जिस पर चियावा उससे कहती है कि तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैवेलियर नेगोशिएशन के लिए मान गया है। इसके बाद हमें मार्सी को दिखाया जाता है जो नए जीनोमॉर्फ के बच्चे से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो, वरना कहानी में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। मार्सी को उस जीनोमॉर्फ से बात करता हुआ देख करके उसके भाई को थोड़ा डर लग रहा था। यहाँ पर वो क्रिस से पूछता भी है कि जब सारा काम खत्म हो जाएगा तो क्या वो अपनी बहन को यहाँ से ले जा पाएगा, जिस पर क्रिस उसे जवाब देते हुए कहता है कि कैवेलियर ने एक बॉडी के लिए 600 करोड़ बर्बाद किए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ यहाँ से जाने देगा? तुम्हारी बहन काफी स्मार्ट है, बाकियों से बिल्कुल अलग है, उसका दिमाग बहुत तेज है, इसलिए कैवेलियर तुम्हारी बहन को यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने देगा। जोए अपनी बहन को दोबारा खोना नहीं चाहता था, उसे अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बाहर के जीवों से इस तरह बात करना, उनसे कांटेक्ट में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए वो अपनी बहन को इस चीज के लिए मना भी करता है। लेकिन मार्सी ने कैवेलियर के साथ सौदा किया था, इसलिए उसे ये काम करना ही था। इसके बाद हम मोरो को देखते हैं जो आरुष से बात कर रहा था और उसे काम को पूरा करने के लिए बोल रहा था। उसकी माँ की जान खतरे में थी, इसलिए हर हाल में मोरो की बात मान करके उसे काम को पूरा करना था। हिम्मत करके वो जोए के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि लैब में बहुत खास चीज है, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। हालांकि जोए कहता है कि अभी मैं नहीं जा सकता, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन तभी आरुष जिद करने लगता है। वो तो शुक्र था कि कमरे में जोए का दोस्त आ जाता है जो कि उससे कहता है कि हमें जल्दी चल करके काम को पूरा करना पड़ेगा। वो जोए को अपने साथ ले करके यहाँ से चला जाता है। आरुष के प्लान पर पानी फिर जाता है। जोए के दोस्त यहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें यहाँ के हर चीज के बारे में पता था। जोए इनसे पूछता है कि अगर हमें मेनलैंड पर जाना है तो कैसे जा सकते हैं। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि नदी के किनारे एक बोट है और उसे से हम मेनलैंड पर जा सकते हैं। लेकिन आखिर कोई क्यों इस जगह को छोड़ करके जाना चाहेगा? यहाँ पर जिंदगी काफी बेहतर है। वो जोए से ये भी कहते हैं कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मत करना। इधर हम मार्सी को देखते हैं जो उस जीनोमॉर्फ से बात कर रही थी। वो था तो छोटा लेकिन बहुत जल्द बड़ा हो जाता है और अब इन दोनों के बीच में काफी अच्छे से बात भी हो रही थी। दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। इसके बाद हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो मेनलैंड पर जा रहा था क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ काम करना था। उसे थोड़ा समय लगने वाला था, इसलिए वो टूटल्स के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं लेट से आऊंगा, तुम लैब में जा करके जीवों को खाना दे देना। वो है तो बच्चा ही, इसलिए काफी एक्साइटेड था। इस बारे में वो अपने दोस्तों को नहीं बताता, वो अकेले ही लैब में चला जाता है जीवों को खाना देने के लिए। लेकिन तभी अचानक से एक का दरवाजा टूट जाता है, इसीलिए वो उसे खाना देने के लिए मेन दरवाजे का इस्तेमाल करता है। उसे अनलॉक करता है और दरवाजे को खोलने के बाद खाना रखने लगता है। उस भेड़ के अंदर अभी भी वो आंख वाला क्रिएचर था। वो जानबूझ करके ठोकर मारता है जिसकी वजह से टूटल्स नीचे गिर पड़ता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो अचानक से दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अब वो अंदर फंस चुका था। इस कमरे में जिस जीव को रखा गया था, टूटल्स को देख करके वो बाहर आता है। उसके करीब जा करके वो उसके ऊपर अपनी गंदगी निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन पूरी तरह से जल जाती है। नीचे गिर करके वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें जोए को दिखाया जाता है जो ऑर्थर के पास जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है और वो सिंथेटिक वाले बच्चों की देखभाल करता है। जोए उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बस उसका सही से जवाब देना। वो उससे पूछता है कि क्या मेरी बहन यहाँ पर सेफ है? ऑर्थर अच्छा आदमी था, वो कैवेलियर के साथ में नहीं था। सच्चाई वो खुल के बोल नहीं सकता था क्योंकि कैमरा लगा हुआ था और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो एक तरीका निकालता है। वो जोए से कहता है कि तुम अपनी बहन की सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। डिटेल दिखाने के बहाने से वो उसे कंप्यूटर के सामने ले आता है। कंप्यूटर पर टाइप करके वो उसे बस इतना बताता है कि अपनी बहन को लो और यहाँ से निकल जाओ। वो उसे ये भी बताता है कि जितने भी सिंथेटिक वाले बच्चे हैं उनके शरीर में ट्रैकर लगा हुआ है। जोए के सामने ही वो सारे बच्चों के ट्रैकर को डिसेबल कर देता है, मतलब कि अब वो अपनी बहन को लेकर के आसानी से यहाँ से निकल सकता है। जोए के जाने के बाद वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि सारे बच्चे ट्रैकर से कनेक्ट थे लेकिन टूटल्स कनेक्ट नहीं था। वो समझ जाता है कि उसे कुछ तो हुआ है। इधर हम आरुष को देखते हैं जो लैब को खोल करके अंदर जाने की तैयारी कर रहा था।
यहाँ पर उसकी किस्मत चमक जाती है क्योंकि टूटल्स को ढूंढते हुए ओर्थर आ जाता है। वो पिन डाल करके गेट को खोलता है और अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि क्रिस अपने मॉनिटर स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। इधर ओर्थर जैसे ही लैब के अंदर जाता है तब वो टूटल्स को देखता है जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। वो जा करके गेट को अनलॉक करता है और फिर टूटल्स की बॉडी को खींचकर बाहर निकालने लगता है। इस दौरान जैसे ही आरुष को मौका मिलता है तो वो उस कमरे को अनलॉक कर देता है जिसके अंदर अंडों को रखा गया था। दरवाजा खुलते ही उस अंडे का मुंह भी खुलने लगता है। ओर्थर को जब इस बारे में पता चलता है तब वो लैब से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन आरुष ने लॉक कर दिया था। वो दरवाजे को अनलॉक करने के लिए कहता है लेकिन आरुष कहता है कि फैमिली का सवाल है। अगले ही पल जी उस पर हमला कर देता है और उसके मुंह पर चिपक जाता है। ये सब कुछ क्रिस अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहा था। वैसे तो कैवेलियर उसके पास था, उसके बगल में था, लेकिन फिर भी वो उसे इन सब के बारे में नहीं बताता। पता नहीं क्यों, लेकिन सारी चीजें वो उससे छुपा रहा था। इधर जो आरुष था वो ओर्थर की बॉडी को घसीटते हुए वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर लेकर चला जाता है। इस तरीके से वो ओर्थर को अपने कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर वो उन्हें 2 दिनों तक रखता है। वो भी काफी डरा हुआ था, काफी घबराया हुआ था। अपनी फैमिली के लिए मजबूरी में वो ये सब कर रहा था। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर उसका दोस्त आ जाता है जो उसे आवाज लगाने लगता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसका दोस्त अंदर आ जाता है और वो ओर्थर के एक हाथ को देख लेता है। जब वो ओर्थर के चेहरे को देखता है तब उसे इस सच्चाई के बारे में पता चलता है। यह देखकर वो भी काफी डर जाता है। तभी आरुष उसे कहता है कि देख भाई, फैमिली का सवाल है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरी माँ को मार देता। उसने बताया है कि ओर्थर को कुछ नहीं होगा, ये चीज उसके चेहरे पर से हट जाएगी और फिर ओर्थर ठीक हो जाएगा। मुझे आज ही इसे बीच के किनारे लेकर के जाना है। इसे लेने के लिए वे लोग आने वाले हैं। प्लीज भाई मेरी हेल्प कर, मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। वो इन सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था लेकिन फिर भी आरुष उसे मना लेता है। ये दोनों ओर्थर को उठाते हैं और उसे बीच के किनारे ले जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ क्रिस जब लैब में आता है तब वो लैब की हालत देखता है। वैसे तो उसे सब कुछ पहले से ही पता था। उसके आदमी इलेक्ट्रिक शॉक लेकर के अंदर जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक दे करके वो आसानी से इन जीवों को कैद कर लेते हैं। कुछ समय के बाद जब लैब में कैवेलियर आता है तब उसे मालूम चलता है कि इन सब हादसे की वजह से उसकी एक सिंथेटिक बॉडी खराब हो गई है। वो जानना चाहता था कि आखिर लैब में क्या हुआ, कैसे हुआ। जब उसने कैमरे को देखा तब उसे मालूम चला कि उस आंख वाले क्रिएचर ने अपने IQ का इस्तेमाल किया। उसे पता था कि एक्शन का क्या रिएक्शन होगा। कैवेलियर को मालूम चल जाता है कि वो आंख वाला क्रिएचर काफी चालाक है, काफी दिमागदार भी है, इसलिए अब वो उस क्रिएचर से बात करना चाहता था। कुछ समय के बाद जब लैब में मार्सी आती है तब वो टूटल्स की बॉडी देखती है। टूटल्स की ऐसी हालत देख करके उसे बहुत बुरा लगता है। वो समझ चुकी थी कि ये जगह बाकी बच्चों के लिए भी सेफ नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बाकी बच्चों को भी इन सब के बारे में बताने के लिए चली जाती है। कुछ समय के बाद जॉय अपनी बहन को लेने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो अपनी बहन से कहता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और वो मार्सी को ये भी बताता है कि ओर्थर ने ट्रैकर को डिसेबल कर दिया है, मतलब कि अब हमें कोई डर नहीं है। जिस पर मार्सी कहती है कि मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर के चलना चाहती हूँ, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। उसका भाई उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मार्सी अपने दोस्त के कमरे में जाती है। यहाँ पर मार्सी अपने दोस्तों को बताती है कि टूटल्स मारा जा चुका है और हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, ये लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। उसकी बात मान करके शिजुका उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन करली कहती है कि मेरे लिए ये जगह काफी अच्छी है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ से निकलने से पहले मार्सी कैमरे के जरिए जीनोमॉर्फ को भी आजाद कर देती है। जैसे ही वो आजाद होता है तो लोगों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। कैमरे के जरिए कैवेलियर को भी मालूम चल जाता है कि जीनोमॉर्फ आजाद हो चुका है। इसके बाद हमें आरुष को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ ओर्थर की बॉडी को लेकर के बीच के किनारे जा रहा था, लेकिन जब ये लोग रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं तो छुप जाते हैं। और फिर कुछ ही समय के बाद अचानक से ओर्थर को होश आ जाता है। उसके मुंह पर जो जीव चिपका हुआ था वो निकल जाता है। फिलहाल इस समय ओर्थर को बिल्कुल भी याद नहीं था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया और क्यों आया। आरुष झूठ बोलते हुए उनसे कहता है कि पूरे एरिया को कंटेनमेंट किया जा रहा है, इसीलिए सभी लोग यहाँ से बाहर निकल करके बीच के किनारे जा रहे हैं। वो झूठ बोलता है और फिर ओर्थर को लेकर के बीच के किनारे जाने लगता है, लेकिन अचानक से रास्ते में ओर्थर के पेट में काफी दर्द होने लगता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पेट में से एक जीनोमॉर्फ का बच्चा बाहर निकलता है जो भागते हुए झाड़ियों के पीछे चला जाता है। हालांकि आरुष उसे ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। ओर्थर की ऐसी हालत देख करके उसका
दोस्त काफी डरा हुआ था। ये लोग ओर्थर की बॉडी को लेकर के उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर मोरो ने इन्हें आने के लिए कहा था। उस जगह पर मोरो पहले से ही अपनी टीम के साथ तैयार होकर के बैठा था। मोरो को देखते ही आरुस उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि उसके शरीर से कोई जीव निकलेगा। वो भाग गया और मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया। तुमने मुझसे ये कहा था कि उसके चेहरे पर जो लगा हुआ है वो गिर जाएगा और उसे लेकर के तुम्हारे पास आना है। ये सब कहते हुए वो रोने लगता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो कोई जवाब नहीं देता। वो ओर्थर की बॉडी को पानी में फेंकता है और इन दोनों को लेकर के आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर हमें कैवेलियर को दिखाया जाता है जो उस आंख वाले क्रिएचर से बातचीत करने के लिए उसे लेकर के अपने कमरे में आया था, लेकिन उसे ये बात अच्छे से पता है कि एक भेड़ बोल तो सकती नहीं है, इसलिए वो उस क्रिएचर को एक इंसान देना चाहता है। इसीलिए वो थॉमस से कहता है कि एक ऐसे इंसान को ढूंढो ताकि ये क्रिएचर उसे अपना होस्ट बना सके। फिलहाल कैवेलियर को ये नहीं पता था कि उसके बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं। इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मोरो के आदमी इन्हें बंदी बना करके अपने साथ लेकर के जाना चाहते थे, लेकिन तभी मार्सी इनसे कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें चुपचाप यहाँ से जाने दो, लेकिन ये लोग उसे जाने नहीं देते हैं। जिसके बाद मार्सी जीनेमॉर्फ को आवाज लगाती है। वो जैसे ही आवाज लगाती है तो एक आवाज में वो भागते हुए यहाँ पर आता है और सारे सोल्जर्स पर हमला कर देता है। एक एक करके वो मोरो के ढेर सारे आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो मार्सी के करीब आता है। उसकी लैंग्वेज में मार्सी उससे कुछ कहती है, जिसके बाद वो फिर से जंगलों की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमें उस जीनोमॉर्फ के बच्चे को दिखाया जाता है जो ओर्थर के शरीर से निकला था। वो भाग रहा था, लेकिन तभी कोई ट्रैप फैला करके उसे पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ता कौन है ये हमें नहीं दिखाया जाता। इधर मोरो अपने बचे हुए आदमियों के साथ जैसे ही अंदर जाता है तो उसी वक्त यहाँ की सिक्योरिटी टीम उसे चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि क्रिस को पहले से पता था कि मोरो अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आने वाला है। जीनोमॉर्फ के बच्चे को क्रिस ने ही पकड़ा था। मोरो उसी के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब वो क्रिस के हाथों में है। क्रिस की टीम मोरो को पकड़ लेती है। इधर मार्सी अपने भाई और अपने दोस्त के साथ नदी के किनारे आकर के पहुंच जाती है। नदी में एक बोट था जिसकी मदद से ये लोग मेन लैंड पर जा सकते थे, लेकिन जैसे ही बोट के अंदर जाते हैं तो उसी वक्त टीम इन्हें पकड़ लेती है, और पकड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि जोय के साथी थे। शिजुका वापस नहीं लौटना चाहती थी, इसलिए वो एक सोल्जर पर हमला कर देती है। इसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ये लोग सिंथेटिक पर गोली नहीं चला सकते थे, वरना उन्हें नुकसान होगा और इसका हर्जाना कैवेलियर को भरना पड़ेगा। यहाँ पर मार्सी जैसे ही जीनोमॉर्फ को आवाज लगाने वाली थी तो उसी वक्त उसका भाई उसे रोक देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ पर आ गया तो फिर से कत्लेआम शुरू हो जाएगा। उसी समय जोय की दोस्त शिजुका को गन से शूट कर देती है, जिस वजह से शिजुका को बुरा लगता है और वो जोय के दोस्त पर हमला कर देती है। वो उसका थोबड़ा बिगाड़ने वाले थे, लेकिन तभी जोय उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से शिजुका नीचे गिर जाती है और वो डिसेबल हो जाती है। इससे मार्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई पर चिल्लाती भी है। इसके बाद इन सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है और इन्हें एक केज में ला करके बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक केज में मोरो और जोय को बंद करके रखा गया था। कुछ समय के बाद जब मोरो को होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता। हाँ, लेकिन मार्सी के पास इतना पावर तो आ गया था कि वो अपने हाथों से सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वो अपने हाथों से कंट्रोल कर रही थी। वो अपने भाई को देखती है, जिस केज में वो बंद था उस केज को वो आसानी से खोल देती है। मोरो भी देख लेता है कि केज खुल गया है, इसलिए वो आसानी से जा करके सिक्योरिटी को बेवकूफ बनाता है और फिर उस पर हमला कर देता है। इस तरह से मोरो और जोय दोनों ही आजाद हो जाते हैं। मोरो अपना बदला लेने के लिए सीधा क्रिस के लैब में जाता है। इन दोनों का एक बार फिर से आमना सामना होता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एक पूरा सिंथेटिक और एक आधा इंसान आधा रोबोट, दोनों के बीच में फाइट होती है। मोरो ने क्रिस को खत्म ही कर दिया था, लेकिन जब मोरो जाने लगता है तो उसी वक्त क्रिस उस पर हमला कर देता है, उसे पकड़ता है और उसके गले को दबा करके उसे मार देता है। मार्सी केज में बैठ करके सब कुछ देख रही थी। इसके बाद वो जीनोमॉर्फ को इशारा करती है। उसके इशारा करते ही वो एक पाइप के जरिए अंदर आने लगता है। कुछ समय के बाद इन बच्चों का हाल चाल पूछने के लिए कैवेलियर आता है, लेकिन शायद वो भूल गया था कि उसे इन बच्चों से डरना चाहिए। चुटकी बजाते ही मार्सी केज के गेट को खोल देती है। अभी भी कैवेलियर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसी वक्त शिजुका उसके बॉडीगार्ड पर हमला कर देती है। अब कैवेलियर को डर लगता है, वो यहाँ से भागता है। इसके बाद हमें जोय को दिखाया जाता है। जब वो कमरे में जाता है तो वहाँ पर थॉमस उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो जोय से कहता है कि कैवेलियर ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है और वहाँ पर तुम्हारी बहन भी है, तुम दोनों को एक गिफ्ट मिलने वाला है। यही बोल करके वो
वो जोय को अपने साथ लेकर के जाता है। वो जैसे ही कैवेलियर के कमरे में जाता है तो उसी वक्त थॉमस दरवाजे को बंद कर देता है। कमरे के अंदर वो आंख वाला क्रिएचर था। वैसे तो वो एक भेड़ के शरीर में था, लेकिन जैसे ही वो एक इंसान को देखता है तो उसके शरीर से बाहर निकल करके जोय की तरफ भागता है। हालांकि जोय ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी वो उसकी आंखों में घुसने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। वो तो शुक्र था कि मौके पर मार्सी आ जाती है जो उसे बचा लेती है। वो क्रिएचर दूर जा करके गिरता है और एक पाइप के जरिए अंदर चला जाता है। इसी बीच जैसे ही थॉमस को मौका मिलता है तो वो पीछे से जोय पर हमला कर देता है। उसकी बहन उसे रोकने के लिए आती है तो वो उसकी बहन को भी उठा करके दूर फेंक देता है। लेकिन इस बार जब वो मार्सी पर हमला करता है तो वो आसानी से थॉमस को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि वो भी तो एक सिंथेटिक था। वो शांति से खड़ा था, वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। मार्सी उसे नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ जब कैवेलियर भागने की कोशिश कर रहा था तो उसी वक्त उसके सामने जीनोमॉर्फ आ जाता है। तभी कैवेलियर की पूरी फोर्स भी आ जाती है। जब यहाँ पर मार्सी अपने भाई के साथ आती है तब वो जीनोमॉर्फ को कुछ कहती है, जिसके बाद वो कैवेलियर पर हमला नहीं करता, बल्कि यहाँ पर जो उसकी फोर्स थी ना उस पर हमला करके सबको खत्म कर देता है। इसके बाद हमें ऑर्थर को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी बीच के किनारे पड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर वो आंख वाला दानव आता है और उसकी आंख के अंदर चला जाता है। इस तरह से ऑर्थर जिंदा हो जाता है। जिस केज में बच्चों को बंद करके रखा गया था उसी केज में अब इन लोगों को बंद करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये सभी लोग इसी के लायक थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए बच्चों को मार दिया। इस चीज में ये सभी लोग कसूरवार थे। मार्सी अपने दोस्तों के साथ इसी आइलैंड पर रुकती है। उसके साथ में जीनोमॉर्फ भी था। एक प्रकार से इस आइलैंड पर मार्सी और उसके दोस्तों का राज हो जाता है। और वैसे भी इनके अलावा अब यहाँ पर और कोई है भी नहीं। तो ये थी पूरी कहानी। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।